जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर कुंद्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कल केबीएस का जो एग्जाम हुआ है टीजीटी का, उसमें पेडागोजी वाले सेक्शन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो 40 नंबर की पेडागोजी आपके टीजीटी एग्जाम में आती है, उसमें केबीएस एग्जाम के लिए जो टीजीटी का क्वेश्चन और स्पेशली जो पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा गया है, उस 40 नंबर पेडागोजी की बात या ओवरऑल उस 40 नंबर के पेपर को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पेपर की पेडागोजी वाले सेक्शन से, जो 40 नंबर की इसकी वेटेज है। और पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड दैट अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी। ये किसका स्टेटमेंट है, एक कथन है कि जो स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ मानसिकता की या स्वस्थ मस्तिष्क की वास होती है, निवास होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो इसका सही आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है, जिसको अरस्तु बोल देते हैं हिंदी में, इसका अरस्तु या इंग्लिश में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो एरिस्टोटल के। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ये एक दार्शनिक थे, ग्रीक के एक दार्शनिक थे। और शुरुआत में जब फिलोसफी थी, साइकोलॉजी नहीं थी, रूडोल्फ बुकल 1590 ईस्वी में पहली बार साइकोलॉजी शब्द के प्रयोग किए। उससे पहले शुरुआत के टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का एक तरीके से जो उत्पादन है आप कह सकते हैं, या जो निकला हुआ है वो कहीं ना कहीं फिलोसफी से ही निकला हुआ है। तो उस टाइम पे ये एमिनेंट फिलोसोफर थे, अरस्तु, सुकरात वगैरह ये सब। लेकिन जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो आपका सही आंसर है एरिस्टोटल या अरस्तु। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑटिज्म डिसऑर्डर अफेक्ट। जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिसको स्वलीन विकार बोलते हैं, वह किस चीज को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन में जो था फिजिकल डेवलपमेंट था, मोटर डेवलपमेंट था, और थर्ड ऑप्शन था आपका मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास। तो बिल्कुल सही बात है। जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जिसे स्वलीन विकार कहा जाता है, वह आपके मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। जो आपका मानसिक विकास है, इस मानसिक विकास को ये कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है या प्रभावित करता है। इस जो ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं, वह खुद में ही खोए रहते हैं, एक तरीके से स्वलीन होते हैं। इनका ना कोई सोशल इंटरेक्शन होता है, ना ज्यादा किसी से लोगों से मिलना जुलना, बातचीत, न खेलने जाना, कुछ नहीं, या खुद में ही खोए हुए रहते हैं। एक तरीके से ये मेंटल डेवलपमेंट को या जो मानसिक विकास है उसको ये अवरुद्ध करता है। तो आपका सही आंसर है मेंटल डेवलपमेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ओल्ड प्रैक्टिस, यानी जो सबसे पुराना वाद है वो निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वाद है? तो आपका ऑप्शन था पहला नेचुरलिज्म, दूसरा रियलिज्म और तीसरा आइडियलिज्म, तो आदर्शवाद जिसको बोलते हैं। तो आपका सही आंसर है आइडियलिज्म। जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म जो है, यह सबसे पुराना वाद है। आप अगर इसकी फाउंडर की बात करें या इसके फादर की बात करें, तो जो रूसो है, रूसो एक व्यक्ति है, ये आइडियलिज्म की बात करते हैं, या एक तरीके से ये बात करते हैं जो आदर्शवादी लोग हैं, ये बात करते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है ह्यूमन के पास या मानव के पास, जिससे वह तमाम तरीके की चीजें करता है और आदर्श में कुछ इन्वेंशन करता है, या बहुत बड़ी काम जो वो करता है वह उसके अंदर कुछ ऐसी पावर है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी मदद से वह बड़े बड़े काम को कर पाता है। ऐसा स्टेटमेंट आइडियलिज्म जो आदर्शवादी लोग हैं या जो इस मेथड को फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसे इसके फादर है रूसो को ही इसका फाउंडर माना जाता है, जो आदर्शवाद है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट आपका वाद है या पुराना प्रैक्टिस है आपका आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर इफेक्टिव ऑप्शन ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन जो है वह दो तरीके से आप बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला है फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा, और दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। इस दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा आसानी होगी इसके क्वेश्चन के ऑप्शन को या आंसर को समझने में। एजुकेशन आपके दो प्रकार की है, या दो तरह से बच्चे को आप दे सकते हैं। पहला है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल या अनौपचारिक, जिसको बोल देते हैं। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है
कि जब आप एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट में, जब आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, प्रॉपर पार्टिकुलर करिकुलम को, पार्टिकुलर डिसिप्लिन को, सब चीजों को आप फॉलो करके जब आप काम करते हैं तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन है। आप जैसे देखते होंगे कि स्कूल में ड्रेस कोड होता है, ये क्या है? फॉर्मल है। कब आना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है, प्रॉपर लैंग्वेज क्या रहेगी, डिसिप्लिन क्या है, तो ये फॉर्मल है। और इनफॉर्मल का मतलब कि जब आप चीजों को ऐसे ही सीख लेते हैं, ना उसका कोई करिकुलम है, ना उसका कोई डिसिप्लिन ऑर्डर है, एक रूल है, रेगुलेशन है, उसके तहत जब आप शिक्षा लेते हैं तो सीखते हैं, वो आपका फॉर्मल। और बिना रूल के, बिना सीटिंग अरेंजमेंट के, बिना किसी लैंग्वेज के, बिना किसी लैंग्वेज की जो बाध्यता है उसके बिना जब आप चीजों को सीखते हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन है। आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ था, स्कूल था, फैमिली था, प्लेग्राउंड था, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है आपका फैमिली, परिवार। परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी है। ये प्लेग्राउंड जो है वो कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन इस प्लेग्राउंड के माध्यम से ये बात नहीं बताई गई है कि ये किस चीज की प्लेग्राउंड है, स्कूल की प्लेग्राउंड है या आपकी घर का जो खेल का मैदान है वो है। तो कुछ स्पेसिफिक क्लैरिटी ना होने के कारण हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा फैमिली या परिवार, जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का एक एजेंसी है, एक संस्था है, एक माध्यम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लर्निंग। आपसे पूछा हुआ है कि अधिगम क्या है। बच्चों ने जैसे जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है हम एडिट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा है वो स्पेशली इससे कनेक्ट कर पाए। तो लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज अ सोशल एंड एक्टिव प्रोसेस। अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को माने, फॉलो करें, संरचनावाद या रचनावाद वाले जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, तो लर्निंग जो है हमारा, ये लर्निंग जो है ये सोशल और एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग इज अ सोशल और एक्टिव प्रोसेस, यानी व्यवहार के द्वारा आपके व्यवहार में जो अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन आता है वही आपका लर्निंग है, वही अधिगम है। इसमें तमाम तरीके की अधिगम हो सकती है। आप कुछ चीजों को देखकर सीखते हैं, कुछ को सुन के सीखते हैं, कुछ आप करके सीखते हैं, अलग अलग प्रकार की लर्निंग है। लेकिन अधिगम अगर पूछ दिया हो या अगर इस तरीके से पूछा हो कि है क्या, तो ये सोशल और एक्टिव प्रोसेस है। एक इसका छोटा सा एक डेफिनेशन भी है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी आपके अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो एक अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन आता है वही हमारा लर्निंग है, वही हमारा अधिगम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है टीएलएम फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। जो टीएलएम है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है। तो टीएलएम जो है इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। शिक्षक अपने लर्निंग को या अपने टीचिंग जो मटेरियल है, जो सब्जेक्ट है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सुसाध्य करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कक्षा में जो है वो चीजों को बड़ा ही आसान वे में प्रेजेंट किया जाता है और बच्चे उससे रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं और बच्चे बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हैं या सीखते हैं। तो टीएलएम का पूरा नाम पूछा है, तो टीएलएम का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अपने अधिगम के लिए, शिक्षण के लिए जो आप मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट आप प्रयोग करते हैं वो सब आपके टीएलएम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। आरटीई से एक क्वेश्चन है। आरटीई 2009 जो है, आरटीई 2009 टीचर्स वर्किंग आवर्स पूछा है। यानी आरटीई 2009 जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, उसके तहत एक शिक्षक की वर्किंग आवर्स कितनी होती है पर वीक। तो जान लेंगे, अगर 1 एकेडमिक आवर्स पूछा हो एक वीक में, पर वीक जो है वो 45 आवर्स का एक असाइनमेंट है, आप कह सकते हैं, या एक वर्किंग आवर है जो आरटीई तय करती है टीचर के लिए कि ये प्रत्येक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे टीचिंग करनी है आपकी आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग। तो टीचिंग आवर्स की बात करता है तो 45 आवर्स विद इन अ वीक
प्रत्येक वीक में एक सप्ताह में आपको 45 घंटे टीचिंग करनी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे RTE 2009 डिसेबिलिटी परसेंटेज। ये डिसेबिलिटी परसेंटेज की बात करता है तो सबसे बड़ी चीज है RTE जो है वो 3% आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज की बात करता है कि जो आपके CWSN वाले जो लोग हैं RTE आपसे सीधे परसेंटेज पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 3%। और इसमें एक व्यक्ति या एक कैटेगरी आती है जिसको CWSN बोलते हैं। इस CWSN वाले जो लोग हैं चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड जिसको बोल दिया जाता है आपका चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है या RTE एक्ट जो है वो 3% रिजर्वेशन जो टोटल सीट है जो टोटल जो रिक्त पद होंगे या जो बच्चे होंगे जहां भी उसमें 3% की वेटेज या 3% की छूट आपको CWSN वाले को दी गई है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड वाले को। तो RTE में जो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 3% है। आपका 3% सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिज्म क्या है। हम लोगों ने बात कर लिया है पहले ही। ऑटिज्म जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर है और ये मेंटल डिसऑर्डर है। ऑटिज्म जो है ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जो मेंटल डेवलपमेंट को मानसिक विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है, प्रभावित करता है। इस डिसऑर्डर से या ये विकार से जो जूझते बच्चे हैं वो स्वलीन होते हैं, खुद में लीन होते हैं, ना सोसाइटी में इंटरेक्शन कर पाते हैं, ना फैमिली में इंटरेक्शन कर पाते हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल के बातचीत नहीं कर पाते, खेलने नहीं जा पाते, खुद में ही खोए रहते हैं। इस प्रकार की जो डिसऑर्डर है ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई डिसऑर्डर है जिसको ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी फर्स्ट कम फ्रॉम। जो मनोविज्ञान है इसका पहला सबसे पहले प्रयोग इस मनोविज्ञान शब्द का किसने किया था? तो जो हमारा साइकोलॉजी है इसका जनरेशन या उत्पादन या ये जो निकला हुआ है ये फिलॉसफी से निकला हुआ है। और सबसे पहले 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति थे रुडोल्फ बोकल। इस रुडोल्फ बोकल ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। व्यक्ति हैं रुडोल्फ बोकल। इस रुडोल्फ बोकल नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया 1590 ईस्वी में। इससे पहले जो साइकोलॉजी जो था इससे पहले यह फिलॉसफी का पार्ट था। आपका मनोविज्ञान जो था वो फिलॉसफी का पार्ट था, लेकिन 1590 में उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और धीरे धीरे यह फिलॉसफी से अलग हुआ। इस पे अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने काम किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF व्हाट इज गिवन बाय NCF 2005। यानी NCF 2005 जो है वह क्या बात करता है या क्या मांग करता है आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो आप जानते हैं कि NCF 2005 जो है एक चीज, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका ये रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो NCF 2005 जो है और 45 मिनट जो है वो रिव्यू का एक मौका देता है प्रत्येक विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा अपने काम के एग्जीक्यूशन के बाद, निष्पादन के बाद 45 मिनट एक्स्ट्रा समय उसको रिव्यू के लिए दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने काम पे, अपने किए गए असाइनमेंट पे, अपने टोटल जो एक्टिविटी है उस पर रिफ्लेक्ट कर सके, एनालिसिस कर सके, एक बार रिव्यू ले सके। इसके लिए 45 मिनट जो है एक टीचर को प्रत्येक स्टूडेंट को देना चाहिए, या ओवरऑल जो क्लासरूम में जो बैठे स्टूडेंट हैं उनको 45 मिनट का एक्स्ट्रा समय उनके अपने काम को रिव्यू करने के लिए देना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट चीज है डिस्कैल्कुलिया रिलेटेड टू। पूछा है डिस्कैल्कुलिया जो है ये एक प्रकार का, ये भी एक डिसऑर्डर है डिस्कैल्कुलिया। ये किससे संबंधित है? तो डिस्कैल्कुलिया जो है ये आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, या आप कह सकते हैं इसको कैलकुलेशन डिसऑर्डर। ये कैलकुलेशन डिसऑर्डर है या मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। ये विकार जिस बच्चे को होता है उसमें गणना करने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, या मैथमेटिक्स में, गणित में स्पेशली इन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है डिस्कैल्कुलिया वाले लोगों को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडन करिकुलम क्या है?
हिडन करिकुलम क्या है, जिसको HC कह दिया जाता है, छुपी हुई पाठचर्या। तो स्कूल की ऐसी एक्टिविटी जो करिकुलम में न शामिल होकर बच्चे जो है इनडायरेक्ट रूप से सीख लेते हैं, वह पाठचर्या, वो करिकुलम आपकी हिडन करिकुलम कहलाती है। जैसे बहुत सारे डिसिप्लिन है, बहुत सारे बात है जो आपके करिकुलम में, सिलेबस में शामिल नहीं की गई है, डायरेक्टली टीचर आपसे नहीं बताते, लेकिन आप स्कूल में जाके रह के वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड जब आप करते हैं, आप वहाँ के कुछ नियम, कुछ तौर तरीके, कुछ डिसिप्लिन, कुछ भाषा आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो करिकुलम के अलावा जो चीजें एक्टिविटी में या वहाँ जाने में, वहाँ रहने में, वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप चीजों को सीख लेते हैं, बिना जो रिटन फॉर्म में नहीं है, जब आप उसको एक्शन के थ्रू कहिए, एक तरीके से टाइम स्पेंडिंग के बाद जब आप चीजों को सीखते हैं, इस प्रकार की जो करिकुलम है वो आपकी हिडन करिकुलम, जिसको प्रच्छन्न पाठ्यचर्या कही जाती है, ये हिडन करिकुलम कहलाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाला किस प्रकार के सीखने का तरीका है? बाला जो है, जिसको बिल्डिंग एज लर्निंग एड बोलते हैं, यानी जो विज्ञापन है, जो एड है, वो सीखने के रूप में काम करता है। बाला का अर्थ है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी घर को या उस मकान को, स्कूल को इस तरीके से तैयार किया गया कि उसका जो बिल्डिंग है, का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का काम कर रहा है या सीखने का काम कर रहा है। अब ये बाला किससे संबंधित है या किस प्रकार में सीखने की बात करता है? तो ये एक टीचिंग पद्धति की बात करता है, या जिसको आप कह सकते हैं एक एक्टिविटी है, जिसको ABL के नाम से जानते हैं, जिसको ABL, इसका मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये ABL जो है, ये बाला को सीखने का एक तरीका है। बाला को, जो बिल्डिंग एंड लर्निंग एड है, आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो जगह जगह पे ABCD, कुछ ऐसे फ्लावर के नाम, कुछ फ्रूट के नाम, बच्चों के जो अल्फाबेट है वो दीवार पे चिपकाए हुए रहते हैं, पोस्टर की तरह या दीवार पे लिखे हुए रहते हैं। वो क्या है, एक प्रकार के बच्चों की, एक प्रकार की वो इन्वायरमेंट तैयार की जाती है जहाँ बच्चे हर एक चीज जो है, इस प्रकार के उस विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जाती है कि हर एक चीज बच्चों को लर्निंग में या सीखने में कहीं ना कहीं प्रमोट करे, मदद करे, फैसिलिटेट करे। उसी का एक प्रकार है, उसी को बाला के नाम से जाता है कि जब बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हो, जैसे आप रैंप पे जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूल में, तो आप देखेंगे कि सीढ़ियों पे जो है वो अल्फाबेट बने हुए हैं, बच्चों के लिए कुछ पोयम लिखी हुई है। ये सब बिल्डिंग को इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है कि बच्चे जो है हर एक चीज स्कूल की जो जुड़ी है वो बच्चे को कुछ ना कुछ रिलेट कर रही है, उससे, उसके लर्निंग से, उसके अधिगम से, उसके करिकुलम से। और अब ये बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है, बाला है, इस सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको ABL के नाम से जानते हैं। ABL, जिसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, यानी जो एक्टिविटी है उससे आधारित है अधिगम आपकी। जब आप खेल रहे हैं, जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। और ये बाला जो है वो ABL के माध्यम से सीखी जाती है। और ABL क्या है? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। यही एक छोटी सी बात थी, छोटा सा डिस्कशन था 12 फरवरी के KBS एग्जाम का। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और इस सेशन से जुड़ी हुई अपनी कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर आज जो एग्जाम है उसका एनालिसिस पेपर लेकर कल हम लोग मिलते हैं इसी समय। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है वो एनालिसिस पेपर जरूर देखें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।